हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सजीव और उनका परिवेश। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे और उसके बारे में समझते भी चलेंगे। कल कोशिश करने पर भी कनेक्ट नहीं हो पाए थे हम लोग। मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर बच्चे भी करें, तो अगर आज कनेक्शन हो पाया तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों कल हम सजीव और उनका परिवेश ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे थे, है ना। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि अनुकूलन क्या है ये क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण किए थे, जलीय आवास के 5 उदाहरण की बात हुई थी, है ना। कुछ जलीय जीवों के नाम बात हुई थी और कुछ जलीय पौधों के नाम बात हुई थी। आपको अजैविक घटक और जैविक घटक के बारे में भी पता है। आज हम क्वेश्चन करेंगे अनुकूलन क्या है, जिसका क्वेश्चन कल मैंने लिख दिया था, तो आंसर आज आपको लिखना है ना। ये क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन क्या है? ऐसी वो टेक्निक हर जीव के द्वारा जो किसी स्पेसिफिक परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। अब उसको आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में उसको तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सजीवों की सभी किस्मों में सजीवों की सभी किस्मों में सजीवों की सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, विशेष संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशेष संरचनाओं की उपस्थिति जिन विशेष संरचनाओं की उपस्थिति किसी पौधे को या जंतु को किसी पौधे या जंतु को पौधे या जंतु को उस योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। उस योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं। कहते
अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि आवास के मुख्य अजैव घटक कौन कौन से हैं। उनके बारे में चर्चा हो गई थी कल, है ना। मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके अजैव घटक की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स देखना है आपको कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो वो हम देखेंगे। सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। तो पहले हम लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस आपका ए है, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। तो ये आपका कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको लिखना है। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। तो आप सबको पता है कि एक ही आवास यानी कि एक ही परिवेश में एक साथ बहुत से प्रकार के जंतु और पौधे जो है रहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये है सत्य यानी कि ट्रू। ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे समुद्र में जंतु व पौधे लवणीय जल में रहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, समुद्र में पौधे लवणीय जल में रहते हैं। पौधे या जंतु लवणीय जल में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र का जो जल होता है वह कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका हो गया सत्य यानी कि ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट आपका सी, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा परिवेश के जैव घटक हैं। परिवेश के जैव घटक हैं। तो क्या है, क्या ये लाइन सही है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा परिवेश के जैव घटक हैं। तो आपको पता है कि ये जैव घटक नहीं हैं, ये अजैविक घटक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में लाइफ नहीं है और ऊष्मा में भी लाइफ
नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे आंसर में बच्चों? इसमें आंसर में लिखेंगे कि ये है कथन असत्य। ठीक है। याक पर्वतीय क्षेत्र का जंतु है। पर्वतीय क्षेत्र का जंतु है। क्या याक पर्वतीय क्षेत्र का जंतु है? तो हाँ, याक जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ये कथन हो गया सत्य। अच्छा, कभी ध्यान दिया हो तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। शेर में आंखें चेहरे के सामने, चेहरे के सामने और हिरण में सिर के बगल में दोनों ओर होती हैं। दोनों ओर होती हैं। मतलब ऐसी पोजीशन पे होती हैं जहां से आगे पीछे दोनों तरफ बराबर दिखाई पड़ता है। तो ये कथन कैसा है बच्चों? ये कथन है सत्य, है ना। बनावट के हिसाब से अगर शेर में चेहरे के सामने की तरफ आंखें होती हैं तो हिरन में साइड की तरफ आंख होती है, ऐसी जगह पे जहां से आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ इजीली देखा जा सकता है, ताकि वो अपने आप को शिकार होने से बचा सके, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। जलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। जलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। अत्यधिक विकसित होता है। तो ये क्या है? ये असत्य है, अत्यधिक विकसित नहीं होता है। तीन ट्रू फॉल्स और करेंगे, ये सब बच्चे आप नोट करेंगे। याक पर्वतीय क्षेत्र का जंतु है, सत्य। शेर में आंखें चेहरे के सामने और हिरण में सिर के पार्श्व में दोनों ओर होती है, सत्य। जलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, ये आपका असत्य। नेक्स्ट हम देखेंगे डी, क्या है? पौधे भी वृद्धि करते हैं। सोच के इसका आंसर करना है। पौधे भी वृद्धि
करते हैं। सत्य है या असत्य है, सोच के बताएंगे कि सारे पौधे जो आप छोटे पौधे लगाते हैं वो बड़े भी होते हैं यानी कि वृद्धि भी करते हैं, तो क्या है ये सत्य है यानी कि सही है। नेक्स्ट देखेंगे, जो भी आप बीज देखते हैं खाने के लिए, भुनी हुई मूंगफली नमकीन में आपको बहुत अच्छी लगती है, चने का नमकीन आप खाते हैं, तो जो मूंगफली होती है, मूंगफली या अन्य के बीज निर्जीव होते हैं। निर्जीव होते हैं। सत्य है या असत्य है? तो चाहे मूंगफली हो चाहे कोई दूसरा भी बीज हो, वो निर्जीव नहीं होता है, क्योंकि अगर निर्जीव होगा तो फिर बीज से पौधा नहीं बन सकता। और आप सबको पता है कि मूंगफली है या कोई अन्य बीज है, अगर आप उसको पानी में भिगा के रखते हैं और वापस छोड़ते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर पौधा दूसरा निर्मित होने लगता है, धीरे धीरे अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण होने लगता है। तो अगर नए पौधे का निर्माण हो सकता है यानी कि मूंगफली या अन्य कोई भी बीज निर्जीव नहीं हो सकता। तो लिखा है मूंगफली के बीज निर्जीव होते हैं, तो ये सेंटेंस आपका क्या है? ये आपका असत्य कथन है ना। ये कथन आपका कैसा हो गया? असत्य हो गया। अगर इसकी जगह पे लिखा होता कि मूंगफली या अन्य के बीज सजीव होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर सत्य हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या समझ सकते हैं बच्चों? मछली के अलावा अन्य कौन से समुद्री जीवों में कौन से लक्षण हैं जो उन्हें समुद्री जीवन के अनुकूल बनाते हैं? इसको देखेंगे, हम बात करेंगे। देखो, बहुत सारे मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है, यानी कि नाव की शेप का होता है। ऐसे मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखित। और धारा रेखित का मतलब क्या है? आपको कहीं नहीं ये लिखा हुआ आपको बुक में लगेगा कि धारा रेखित का मतलब क्या है, लेकिन धारा रेखित का मतलब है नाव के आकार का। नाव के आकार मतलब आगे संकरा, बीच में चौड़ा, आगे सकरा या आगे नुकीला लिख सकते हैं सकरा को हम, तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। आगे नुकीला, बीच में चौड़ा और पीछे भी कैसा? आगे के जैसा नुकीला और पीछे भी नुकीला। ये कैसा शरीर हो गया? ये धारा रेखित शरीर होता है। अब इसी शरीर में अगर यहाँ पे हम ऐसे बना दें तो ये क्या बन जाएगी? ये मछली बन जाएगी, है ना। अगर ऐसे बना दिया जाए तो क्या बन जाएगी? मछली। इसका शरीर कैसा है? धारा रेखित। क्यों? क्योंकि उसको पानी में तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा ही शेप ईश्वर ने दिया है ना। ये शेप जो है वो उसका प्राकृतिक है, उसके पास पहले से है। तो इसी तरह से बहुत से अन्य समुद्री जंतु होते हैं, उनका भी शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। लेकिन जिनका शरीर धारा रेखित नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अधिकतर जलीय जंतुओं का शरीर धारा रेखित होता है। लेकिन जिन जंतुओं का शरीर धारा रेखित नहीं होता है वो कैसे पानी में चलते हैं, है ना। तो वो तैरते समय या चलते समय अपने शरीर को धारा रेखित यानी कि नाव के आकार का बना लेते हैं। जैसे
ऑक्टोपस आप सबको पता है, ऑक्टोपस कैसा जंतु होता है? ऑक्टोपस कैसा होता है? ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं, है ना। इस तरीके का ऑक्टोपस का शरीर होता है ना। दो, उसके बाद फिर 3, काउंट करेंगे 3, फिर 4, है ना, 5, एक और 2, 3 और बनाना पड़ेगा आपको। ये अगर किसी ऑक्टोपस का शरीर है ना, तो इसके कितने पैर हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और है कहीं पीछे में, 8 है ना। ये जब पानी में चलते समय ऑक्टोपस क्या करता है? ऑक्टोपस पानी में चलते समय, पानी में चलते समय अपने शरीर को धारा रेखित बना लेता है, मतलब नाव के आकार का बना लेता है, धारा रेखित बना लेता है, बना लेता है। यानी जो जंतु नाव के आकार के ही हैं वो उनके लिए इजी, और जो नहीं उस आकार के हैं वो अपने आप को चलते समय उस आकार का बना लेते हैं, है ना, तब वो। अच्छा, मछलियां जो है वो सांस लेने के लिए किसका यूज करती हैं? मछलियां सांस लेने के लिए किसका यूज करती हैं? मछली की अगर 3 विशेषताओं के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मछली का शेप ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरीके की। ये क्या है? स्केल्स हैं, उसकी स्किन पे पाई जाती हैं जो, ये क्या है? स्केल्स हैं। ये इसी तरीके की मछली के शरीर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो मछली का क्या पहला पॉइंट कि इनका शरीर धारा रेखित होता है, यानी कि नाव के आकार का होता है। ये क्या है? ये पानी में रहने के लिए उसके शरीर में पाया जाने वाला अनुकूलन है। धारा रेखित आकार की होती है ये। धारा रेखित आकार का मतलब आपको समझ में आ गया कि नाव के आकार की होती है। दूसरा नंबर, इसमें ये सांस कैसे लेती है? तो इनके पास श्वास लेने के लिए गिल्स होते हैं। इनके पास श्वास लेने के लिए क्या होते हैं? श्वास या सांस लेने के लिए क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स, जिनको हम क्लोम भी कहते हैं, क्लोम भी कहते हैं। श्वास लेने के लिए इनमें गिल पाया जाता है या क्लोम पाया जाता है, ठीक है। अब क्या सभी प्रकार की मछलियां गिल से ही सांस लेती हैं? जैसे हमने छोटी मछली की बात करी, इसके पास गिल प्रेजेंट होता है सांस लेने के लिए, तो ये मछली कभी उछल के समुद्र से या पानी से बाहर नहीं आती है। पर आपने बहुत बार डॉल्फिन को टीवी में डॉल्फिन को आपने गेम करते हुए देखा होगा। क्या करती है? पानी में रहती है और बहुत ऊंची छलांग भी मारती है। डिस्कवरी चैनल पे आपने बहुत बार देखा होगा कि मछली, वेल, इतनी बड़ी मछली है वो भी पानी से बाहर आ जाती है। तो क्या जैसे वेल है, डॉल्फिन है, ये क्या है? मछलियों का ही प्रकार है। वेल,
है ना, व्हेल है, बड़ी मछलियां, जिनको आप बड़ी मछलियों की कैटेगरी में रख सकते हैं, बड़ी मछलियां, जैसे व्हेल, जैसे डॉल्फिन, जैसे व्हेल, जैसे डॉल्फिन। क्या ये भी गिल के द्वारा सांस लेती हैं? तो इनके शरीर में बच्चों गिल नहीं होते हैं, इनके शरीर में गिल नहीं होते हैं, और इनके सिर पर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं या वात छिद्र होते हैं। इनके पास पहला पॉइंट कि गिल नहीं होते हैं। अगर गिल नहीं होते हैं तो ये सांस कैसे लेते हैं? अगर इनके पास गिल नहीं होते हैं तो ये सांस लेते कैसे हैं? तो ये सांस लेने के लिए, इनके सिर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नासाद्वार। सिर पर नासाद्वार, या जिन्हें आप नॉस्ट्रिल्स कह सकते हैं, या इनको आप वात छिद्र, यानी कि हवा जाने के लिए एक होल जैसा रास्ता, वात छिद्र होते हैं। इसीलिए ये समय समय पे पानी की सतह पे आते हैं ताकि सांस ले सकें। इसीलिए ये समय समय पे पानी की सतह पे आ जाते हैं ताकि ये सांस ले सकें, है ना। तो ये आपका मछलियों के बारे में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं इनके पास जो इनको समुद्री जीवन के अनुकूल बनाते हैं। जो क्या है? इनको समुद्री जीवन के अनुकूल बनाते हैं, है ना। अब इसमें ये आपको नई चीज, सारी मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, डॉल्फिन या व्हेल। ये सब क्या है? ये मछलियां तो हैं लेकिन ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं। व्हेल जो है वो स्तनधारी की कैटेगरी में आती है। व्हेल जो है वो स्तनधारी, यानी कि मैमल्स की कैटेगरी में आती है। किसकी? मैमल्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और बच्चों, सजीवों के कुछ लक्षण हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि सजीवों के क्या लक्षण हैं? सजीवों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में लिखेंगे। सजीवों के विशिष्ट लक्षण, सजीवों के विशिष्ट लक्षण। सजीवों के विशिष्ट लक्षण। पहले आपने देखा बच्चों कि हमने बात करी कि किस तरह से अनुकूलन होता है जंतुओं में। ये आपने बात करी कि किस तरह से अनुकूलन होता है। तो देखिए, इसमें कुछ हमने किसके बारे में बात करी? कुछ जलीय जंतुओं के बारे में, कुछ जलीय जंतुओं के बारे में बात करी। अब इसमें देखा आपने जलीय जंतुओं के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको सबसे इजीली, सबसे आसान तौर पे, जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए टीचर पूछते हैं कि पानी में रहने वाले किसी जंतु का नाम बताइए, सारे बच्चे एक साथ मछली कहते हैं, है ना, यानी कि पानी में मछली। लेकिन बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? परिवेश की, तो जो आपका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, क्या होता है? जलीय परिवेश, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब है कि जलीय परिवेश। एक्वेटिक हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? जलीय परिवेश कहते हैं, जलीय परिवेश।
अब ये जलीय परिवेश में केवल मछलियां ही नहीं रहती हैं, जलीय परिवेश में केवल मछलियां ही नहीं रहती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल को, जहाँ पे पानी के अंदर कितना बड़ा जीवित जंतुओं का और पौधों का संसार है, देखा होगा आपने। तो वहां पे ऑक्टोपस पाया जाता है। ऑक्टोपस जो है पानी में चलते टाइम कैसे चलता है, तो वो अपने शरीर को क्या करता है, धारा रेखित बना लेता है, ठीक है। उसके बाद आपने बात करी मछली की। मछली के लिए क्या स्पेशलिटी होती है, धारा रेखित आकार होता है, और श्वास लेने के लिए उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपने देखा, अगर हम बड़ी मछलियों की बात करें, अगर हम किन की बात करें, बड़ी मछलियों की बात करें, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होती है, जैसे व्हेल है, बहुत बड़ी मछली है ना, डॉल्फिन है, इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके पास, इनके शरीर में गिल नहीं पाए जाते हैं। तो जब गिल नहीं पाए जाते हैं तो सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं, इनके सिर पर नासाद्वार, या हम इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स जो है ये बार बार पानी की सतह पे आते हैं और सांस लेते रहते हैं। इसी तरीके से आपने जलीय परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के बारे में जाना, है ना। आपको मजा आया होगा अलग अलग प्रकार के जंतुओं के बारे में जान के। तो बच्चों इसके बाद, है ना, नेक्स्ट आपको मैं समझाऊंगी सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में, है ना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन होगा, सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण, कुछ विशिष्ट लक्षण जिनके बारे में बात होनी है। देखो, अगर हम सजीव और निर्जीव की बात करें, कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये सजीव है या ये निर्जीव है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करेंगे, हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या ये लाइन सही है? सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया? विशिष्ट लक्षण। इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस लाइन को? भोजन की आवश्यकता। जैसे हम सजीव हैं, हमारे घर में रहने वाला पेट जो डॉगी है वो सजीव है, हम दोनों खाना खाते हैं, पर क्या हमारा डाइनिंग टेबल चेयर है वो खाना खाता है? यानी कि उसको अपने सर्वाइवल के लिए खाने की जरूरत, भोजन की जरूरत नहीं होती। तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण में क्या है? भोजन की आवश्यकता। ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण हो गया, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर हो गया। दूसरा, और सजीवों का स्पेसिफिक लक्षण क्या हो सकता है? हम ग्रोथ करते हैं, यानी कि वृद्धि होती है। लेकिन जो निर्जीव है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती, यानी चेयर जिस साइज की आप खरीद के लाए थे 10-15 साल के बाद भी उसी आकार की है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो जीवों में क्या होती है? वृद्धि। और निर्जीव में किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद सजीव श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, है ना। लेकिन कोई भी निर्जीव जो है वो सांस नहीं लेता। तो आपका सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर भी रिवाइज हो रहा है, और सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण भी आप स्पेशली इसको लिख पा रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सजीव और उनका परिवेश इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किया, और आज आपने जलीय परिवेश में पाए जाने वाले जितने जंतु हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपने जाना, आपको मजा आया होगा कि ऑक्टोपस कैसे समुद्र में चलता है, व्हेल और डॉल्फिन जैसी मछलियां गिल से ही सांस नहीं लेती हैं, उनके पास नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और सांस लेने के लिए बार बार समुद्र की सतह पर आ जाती हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।